हाँ तो देखते हैं अब हम लोग इस चीज को, राउट फ्लो को। मुझे लगता है वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट आपका बन गया होगा, क्लास 11th में इस चीज को आपने डिस्कशन किया था। अब देखिए क्या है, मैंने क्या किया है, एक सॉल्यूशन बनाया। सॉल्यूशन में सॉल्वेंट लिया, सॉल्यूट लिया, बार बार कह रहा हूं मैं मानता हूं कि बी सॉल्यूट है और ए क्या है, सॉल्वेंट है। यू आर फ्री, है ना, आप जो मर्जी वो मानो। आपने क्या किया, आप इसको डाला, सॉल्यूशन बना मेरा। सॉल्यूशन बना ना तो 2-3 केस यहाँ अराइज, 2 केस मेरा यहाँ पे अराइज होगा। मैं 2 चीज को दिखाऊंगा, दिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। 2 चीज को दिखाने की कोशिश करूंगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, और सभी लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, फिर देखिए आपको दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा, सब चीज बहुत समझ में आ जाएंगे आसानी से। पहला चीज, कंपोनेंट ए था प्लस कंपोनेंट बी था, ए और बी दोनों थे मेरे पास। ए और बी था, दोनों को मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। दोनों को मैंने जोड़ के क्या बना दिया, सॉल्यूशन बना दिया। समझिएगा, ये हो कंपोनेंट ए है सॉल्वेंट, कंपोनेंट बी है सॉल्यूट। क्लियर है बात। कंपोनेंट ए सॉल्वेंट, बी क्या है मेरा, सॉल्यूट है। मैंने क्या देखा, ए और बी बोथ आर वोलाटाइल। यहां पे हम कंसीडर कर रहे हैं केस फर्स्ट को। केस फर्स्ट क्या बोल रहे हैं हम लोग, ए एंड बी बोथ आर वोलाटाइल, बोथ आर वोलाटाइल। ए और बी मेरा दोनों वोलाटाइल है यहां पे, और दोनों वोलाटाइल कहने का मतलब क्या हुआ, बोथ विल फॉर्म वेपर। बोथ आर वोलाटाइल मीन्स, ताकि सब क्लियर हो जाए, बोथ विल फॉर्म वेपर। दोनों क्या करेंगे, वेपर बनाएंगे, ठीक है, दोनों वेपर बनाएंगे। इसमें इसका मतलब ये हुआ, ए कंपोनेंट्स था मेरा, ए का वेपर बन रहा है। मैं डायरेक्ट से दिखा देता हूं इसको, ए बन रहा है मेरा, ए का वेपर बना। सिमिलरली देयर विल बी द प्रेशर ऑफ द वी, बी का प्रेशर होगा कुछ। दोनों को अलग अलग रिप्रेजेंट किया ताकि हम दिखा सकें। कोई ऐसा नहीं है कि भारत के संविधान में लिखा है कि बी को ऐसे ही दिखाना है, यू आर फ्री, है ना, वो बस समझने के लिए मैंने ऐसा किया। दोनों जब मिल गए तो आफ्टर मिक्सिंग ए और बी सॉल्यूशन बन गया मेरा। सॉल्यूशन हुआ तो इसमें ए भी है और बी भी है। यहां पे सिर्फ ए था, यहां पे सिर्फ बी था, ध्यान दीजिएगा। तो क्या हुआ, सॉल्यूशन जो मेरा बना, तो भाई इवापोरेशन होगा, वेपर बनेगा। तो एट दैट वेरी केस एज बोथ द कंपोनेंट्स आर वोलाटाइल, इसका मतलब दोनों कंपोनेंट अपने अपने क्या करेंगे, वेपर बनेंगे। आ रहा है इतना समझ में। दोनों कंपोनेंट्स क्या हैं, फ्री हैं, आपस क्या क्या अपना अपना वेपर बनाने के लिए। बोथ द कंपोनेंट्स विल फॉर्म वेपर एज बोथ आर वोलेटाइल। क्लियर रहिएगा इस बात को। अब देखिए क्या होगा, यहां पे जो प्रेशर बन रहा है ना, दैट इज द प्रेशर ओनली ड्यू टू द ए, दैट्स व्हाई वी विल रिप्रेजेंट विद पी नॉट ए। नॉट मतलब प्योर कर देंगे, प्रेशर ऑफ ए। देयर विल बी द पी नॉट बी, मतलब प्रेशर ऑफ बी एट प्योर फॉर्म। बार बार कह रहा हूं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपको जैसी इच्छा वैसा दिखाइए। हम उसके हिसाब से बता रहे हैं जो एनसीईआरटी में भी दे रखा है, तो आपको आसान रहेगा उसको पढ़ना भी। अब देखिए यहां जो प्रेशर आएगा दैट विल बी द पी टोटल। टोटल प्रेशर आएगा, सिंपल सी बात है। जब दो चीज को आपने मिला दिया तो दो चीज को मिलाएंगे तो दोनों प्रेशर को जोड़ देंगे आप, तो पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी, दोनों चीज को जोड़ दिया आपने। यही होना चाहिए भैया। भाई इसका जो प्रेशर था, इसका जो प्रेशर था अलग अलग था दोनों का। मान लो इसका 5 था, तो मान लीजिए इसका 10 था, ठीक है, 5 और 10 मान लीजिए, जो भी मान लो, कोई इशू नहीं उसका। दोनों जब आप मिलाएंगे तो क्या हो जाना चाहिए, पी टोटल हमारा कितना हो जाना चाहिए, पी टोटल हमारा 15 हो जाना चाहिए, 10 + 5। एक नॉर्मल व्यक्ति, एक नॉर्मल इंसान यही सोचेगा, आपको भी यही सोचना चाहिए जब तक आप नहीं पढ़े रहते हैं। मैंने तो यही सोचा था क्लास 12th में जब मैं पढ़ रहा था, सही है। लेकिन ये चीज गलत है, यही हमें कंसीडर करना है।
कि वाई, व्हाट इज द रीजन, क्या रीजन है कि ये गलत है। इसी चीज को हमें क्या करना है, पता करना है। अब देखिए क्या होगा कि जब दोनों कंपोनेंट्स अलग अलग थे, दोनों को जब आपने मिक्सअप किया तो बोथ कंपोनेंट्स एक दूसरे के बगल में आ गए, साथ में आ गए। जब दोनों एक दूसरे के साथ में आ गए ना, तो एट दैट वेरी कंडीशन देयर विल बी द वेरिएशन इन देयर फोर्स में उनके वेरिएशन आएगा। और फोर्स में जब वेरिएशन आएगा तो जाहिर सी बात है फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है वेपर प्रेशर, अभी मैंने बताया आपको। तो फोर्स में वेरिएशन आ सकता है, तो फोर्स में वेरिएशन जब आ जाएगा तो उस कंडीशन में आप दोनों का सम नहीं कर सकते। तो फिर करेंगे क्या, तो उस कंडीशन में हम बात करेंगे कि टोटल प्रेशर P टोटल इक्वल्स टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, इसकी बात करेंगे, ऑफ ईच कंपोनेंट। तो फिर ये क्या था, यहां पे तो हमने डायरेक्ट जोड़ दिया ना, दोनों का अलग अलग प्रेशर सम ही किया, लेकिन इंडिविजुअल को जोड़ दिया हमने। यहां पे किसको जोड़ना है, हमें पार्शियल प्रेशर को जोड़ना है। तो फिर आप एक बात समझ में नहीं आई कि पार्शियल प्रेशर और प्रेशर, तो फिर क्या मतलब है, यहां तो प्रेशर था ही हमारा और यहां पे आप कह रहे हैं कि पार्शियल प्रेशर जोड़ दीजिए। तो बताता हूं मैं आपको पूरा डिटेल्स में, P टोटल इक्वल्स टू PA प्लस PB, ये होगा, सही है। अब आपको समझना है PA और P नॉट A में क्या अंतर है, सही है। तो PA और P नॉट, PA इज द पार्शियल प्रेशर और P नॉट A इज द टोटल प्रेशर एट द प्योर फॉर्म, एंड इट इज द पार्शियल प्रेशर मतलब प्रेशर इन मिक्सचर। आप सिंपल सा सोचो, एक ये रूम है, इस रूम में बहुत सारी गैसें हैं, A B C D, कई सारी गैसें। आप क्या बोलोगे, हर गैस का अपना इंडिविजुअल प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो वट एवर द प्रेशर exerted by the individual components on the wall of container is called the partial pressure of the very component. Again I am saying, if you are taking the mixture in a beaker of different gases, अगर आप एक बीकर में मिक्सचर ले रहे हैं, अलग अलग गैस का मिक्सचर ले रहे हैं, तो आप थोड़ा सा सोचिए, आंख बंद कीजिए और एक बार एज्यूम करिए, तो उसमें क्या होगा कि आपको पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या होगा कि हर एक गैस का अपना अपना जो प्रेशर होगा। गैस ए है, गैस ए के मॉलिक्यूल्स कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, तो गैस ए के जितने मॉलिक्यूल्स जो भी प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे, दैट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए। सिमिलरली गैस बी के कितने शो कर रहे हैं, तो दैट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी। सिमिलरली सी के कितने शो कर रहे हैं, तो दैट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस सी, सही है। तो पार्शियल प्रेशर का कॉन्सेप्ट कब आता है, वेन एवर देयर इज द क्या, मिक्सचर ऑफ द कंपोनेंट्स, कई सारे कंपोनेंट्स के जब मिक्सचर आ जाते हैं, तो एट दैट वेरी केस वी यूज कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियल प्रेशर। बट अगर इस बीकर में सिर्फ गैस ए होती तो तब तो कोई दिक्कत नहीं था, तब अगर गैस सिर्फ ए होती तो उसको हम बोल देते हैं टोटल प्रेशर ऑफ द गैस ए, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द नॉट ए। आगे समझ में पार्शियल प्रेशर कब लगाना है और नॉट ए कब लगाना है। टोटल प्रेशर कब होता है, जब आप इंडिविजुअल की बात करते हो उस कंपोनेंट्स की, और उसी कंपोनेंट्स का पार्शियल प्रेशर कब निकालते हैं, जब मिक्सचर की बात करते हैं, जैसे यहां पे बात आ गई। क्यों दोनों में वेरिएशन आ सकता है, क्योंकि जब आप मिक्सचर लेंगे तो हो सकता है कि क्या हो, देयर विल बी द वेरिएशन इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना, वेरिएशंस हो सकते हैं। इस वजह से हम क्या करते हैं, उस कंडीशन में पार्शियल प्रेशर निकालते हैं, सही है। तो यहां पे हमने कहा टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन is the sum of the partial pressure of the two component, because in this chapter we are dealing only with the binary solution, means only two components are there। बार बार मैं इस बात को बता रहा हूं, तो दो कंपोनेंट्स हैं, एक सॉल्वेंट एक हमारा सॉल्यूट, दोनों की सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर अगर हम कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा टोटल प्रेशर हो जाएगा ऑफ द सॉल्यूशन हो जाएगा, सही है। अब ये तो मेरा एक केस हुआ। इस केस में राउट साहब ने क्या कहा, राउट साहब ने कहा कि किसी भी कंपोनेंट का partial pressure of that component is directly proportional to the mole fraction of that component in the liquid। Again I am saying, उन्होंने क्या कहा कि अगर सॉल्यूशन बना है, उस सॉल्यूशन में किसी भी कंपोनेंट्स का अगर पार्शियल प्रेशर आपको निकालना है, तो उस कंपोनेंट्स का उस लिक्विड में कितना मोल फ्रैक्शन है। जितना ज्यादा ए होगा
उतना ज़्यादा ए का वेपर बनेगा। तो जितना ज़्यादा ए होगा उतना ए का वेपर बनेगा, इसका मतलब उतना उसका पार्शियल प्रेशर होगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है भाई, सही है। तो क्या बोला मैंने, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। इसी को हम कह सकते हैं पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए। ये हमने कर दिया, यानी कि Raoult's law states that if you want to find out the partial pressure of the every particular component at that very condition, you will have to multiply with the total pressure of that component in the pure form and mole fraction of that component in the liquid form। दिख रहा है। सिमिलरली जब ये बात होगी तो हम पी बी भी कह देंगे, पी नॉट बी एक्स बी। याद होगा आपको डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, क्या बोलता था वो, किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर अगर आपको निकालना है तो उस गैस का मोल फ्रैक्शंस कितना है और उसमें पूरा टोटल प्रेशर कितना लग रहा है। सेम बात यहां पे भी दिख रही होगी आपको। ए का पार्शियल प्रेशर निकालना है तो ए का प्योर फॉर्म में कितना टोटल प्रेशर था इनटू मोल फ्रैक्शन उसका कितना है। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग अगेन कि दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन द लिक्विड, नॉट इन द गैस, नॉट इन द वेपर, क्योंकि दो तरह के न्यूमेरिकल्स बनेंगे यहां पे। अभी मैं डिराइव करूंगा इसको तो और समझ में आएगा आपको कि हम बात कर रहे हैं पार्शियल मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड की बात कर रहे हैं। इसका मतलब हम यहां पे कह सकते हैं पी टोटल इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ये कंपोनेंट आया समझ में फॉर्मूला। पी टोटल इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो आप बताइए इसको और इसको इक्वेट कैसे कर सकते हैं आप भाई, नहीं कर सकते ना। इसका मतलब ये समझना सोचना हमारा क्या है, सरासर गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि मिक्सिंग के बाद कंडीशंस बदल सकती है, सही है। तो ये बातें आपको समझ में आई मुझे लगता है कुछ। तो ये पहला केस मेरा क्या था, वेन एवर टू कंपोनेंट्स आर मिक्स टुगेदर एंड बोथ आर द वोलाटाइल एट दैट वेरी कंडीशन, हाउ वी कैन फाइंड आउट द टोटल प्रेशर ऑफ द वेरी सॉल्यूशन। उसी सॉल्यूशंस का टोटल प्रेशर अगर आपको निकालना होगा तो उस कंडीशंस में हम क्या करेंगे, सही है। एक सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, अब इतना तो मैंने वोकाल बना दिया, अब एक सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो राउल्ट्स लॉ हमें यही बताते हैं ना कि हम क्या करेंगे, एक कंपोनेंट्स को मिलाएंगे दूसरे कंपोनेंट्स को मिलाएंगे। क्लोरोफॉर्म मिला लिया, बेंजीन मिला लिया, दोनों का सॉल्यूशन बन गया। ये सीधा क्वेश्चन है आप क्या देखिएगा, एक्सरसाइज में भी है, टेक्स्ट क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का। तो मैं एनसीईआरटी पढ़ाते पढ़ाते लगा दूंगा, आप इसके लिए परेशान मत हो, ठीक है ना। फिर अच्छे कॉन्सेप्ट्स के लिए आपको थोड़ा वर्क करना पड़ेगा, मैं भी काम करूंगा आपके साथ। अभी बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम है मेरे पास, अभी कभी मोबाइल में आवाज़ नहीं आती है, कैमरा आने वाला है, अरे बहुत सारी प्रॉब्लम है। खैर चलिए, कोई इशू नहीं है उसका। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो मैं आपको ऐसे ही बता दूंगा ओरली, हर कॉन्सेप्ट के आगे आपको बता दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन है और कैसा आ रहा है। तो क्या है, राउल्ट्स लॉ आपको पूछेंगे तो क्या बोलेंगे वो सीधे सीधे, वो क्या कहेंगे, क्लोरोफॉर्म आपने लिया, बेंजीन आपने लिया, तो क्लोरोफॉर्म को मिलाया, बेंजीन को मिलाया, बोथ आर द वोलाटाइल कह देगा, सही है। अब आप देखिए जब बीकर में मिल गए दोनों तो क्लोरोफॉर्म का भी वेपर बना, बेंजीन का भी वेपर बनेगा, कहेगा प्रेशर ऑफ द बेंजीन, प्रेशर ऑफ द क्लोरोफॉर्म। इसका मतलब पी नॉट ए पी नॉट बी। कितना आसान है, सोचो आप। बोल रहा हूं मैं, न्यूमेरिकल इज नथिंग बट द थियरी। थियरी अगर आपकी सही है तो न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी की तो बहुत आसान है, और पहली प्रायोरिटी वही होनी चाहिए। उसके बाद आप आगे बढ़िए, उसके बाद बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं उसको भी पढ़िए आप, मैं नहीं कहता कि नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन फर्स्टली विल हैव टू फोकस ऑन द एनसीईआरटी, क्योंकि वही रिकमेंड होती है ना। कठिन चीजें पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन पहले हम सही सरल चीज पे तो कमांड करें 100%। जब वो कमांड हो जाएगा 100%, तो मैं बता रहा हूं आपको आगे की चीजें आसान हो जाती हैं, ठीक है ना। वो आपका एक क्या है, एनसीईआरटी को एक मानिए आपका क्या पैटर्न है, 100% आनी ही चाहिए। इफ यू आर गोइंग टुवर्ड्स द बोर्ड्स, इफ यू आर मूविंग टुवर्ड्स द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो एनसीईआरटी मस्ट आपको आनी ही चाहिए। तब आप आगे कुछ सोचिए कि मेरे सिलेक्शन हो पाएंगे, चाहे मेरे बोर्ड में अच्छे नंबर आ पाएंगे, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था क्वेश्चन इसका, कि क्या बोला उसने, एक बार बेंजीन मिलाया, क्लोरोफॉर्म मिलाया, कहा कि बेंजीन का प्रेशर इतना है, क्लोरोफॉर्म का प्रेशर इतना है, इसका मतलब दोनों का प्योर प्रेशर दे दिया। तो दोनों का प्योर प्रेशर दे दिया तो ये हो गया, ये हो गया।
अब कहेगा कि बेंजीन का इतना मास है, कहेगा क्लोरोफॉर्म का इतना मास है, चाहे हो सकता है एक का मास दे, दूसरे नहीं देगा दोनों का, तो दोनों का मास दिया है, तो दोनों का मास दिया है तो दोनों का मोल्स निकाल लो। दोनों का मोल्स निकालने के बाद दोनों का क्या निकाल लीजिए, मोल फ्रैक्शन निकाल लीजिए, और दोनों के मोल फ्रैक्शंस को यहां पुट कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, टोटल प्रेशर आ जाएगा। पहला क्वेश्चन, व्हाट विल बी द टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन when a benzene and chloroform mix together having mass this and vapor pressure this and this। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि व्हाट इज द वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट। तो किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट्स का पूछेगा तो ए का पूछेगा, नहीं तो बी का पूछेगा, तो बस इतना मल्टीप्लाई कर दीजिएगा जो सामने लिखा हुआ है, जिसका पूछेगा उसका मल्टीप्लाई कर देना आपको। तीसरा क्वेश्चन आता है, इस पे आपको ध्यान देना है कि कहेगा व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेज। Again I am saying there is the mole fraction, this is in the liquid phase, but question is that what is the mole fraction in the vapor phase। vapor phase में mole fraction क्या होगा भाई, क्योंकि जाहिर सी बात है जब liquid phase में mole fraction है तो यही तो वेपर भी बना रहा है, तो इसका ही वेपर भी बन रहा है, इसका मतलब क्या है, वेपर केस में भी क्या होगा, इसका मोल फ्रैक्शन आएगा। बोलिए, तो वेपर के केस में भी मोल फ्रैक्शन आएगा, वो कैसे निकाला जाएगा ये अलग मैटर है हमारा। ठीक है, तो तीन तरह के क्वेश्चन हमारे नॉर्मल बनते हैं यहां से न्यूमेरिकल्स के। मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं बता रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं आप मुझे ध्यान से सुनो। मैंने वर्क कर रखा है काफी इस पे केमिस्ट्री के ऊपर, कभी एकदम मैं आपको अच्छी चीज निकाल के दूंगा। ठीक है ना, फिर ज्यादा सोचना वोचना नहीं है आपको, पढ़ो कहीं से सेल्फ स्टडी सही से, मैं तो यही कहता हूं, क्योंकि सेल्फ स्टडी से ही आपको एग्जैक्टली चीजें समझ में आती हैं। आप बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स कहीं से देख ले रहे हैं, सब कुछ पढ़ाता है, हर कोई अपना 100% देने की कोशिश करता है, लेकिन आएगा आपको कब, जब आप खुद उसके ऊपर वर्क करेंगे तब। इसलिए कह रहा हूं पढ़ो कहीं से, सेल्फ स्टडी सही से, फिर आपको मजा आता है, फिर पढ़ाई में इंटरेस्ट आता है तब आपको। जब चीजें आएंगी ही नहीं, आप उसके ऊपर वर्क ही नहीं करेंगे, वर्क नहीं करेंगे तो कैसे आएगा, फिर इंटरेस्ट कैसे डेवलप होगा। आप सोचिए कि वैसी बुक्स लें और अपने आप इंटरेस्ट आने लगे भाई, जैसे पिक्चर देखने में आता है, इट इज नेवर पॉसिबल। अगर ऐसा होता तब तो फिर हर कोई पढ़ के बहुत आगे हो जाता। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा जो मैं बातें बताता हूं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है। व्हाटएवर आई एम शेयरिंग, ऑल द थिंग्स आर माय पर्सनल थिंग्स। मैं कहीं बुकिश नॉलेज की बात नहीं करता आपसे, है ना, तो ये चीजें हैं। तो अब मुझे लगता है समझ में आ गया, ये तो मेरा अभी पहला केस था, व्हाट इज द फर्स्ट केस। अभी मैं इस पे एक चर्चा और करूंगा अभी मैं, किस चीज की, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेज। वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन क्या होगा, एट दैट वेरी कंडीशन वी विल कोरिलेट विद द राउल्ट्स लॉ एंड डाल्टन्स लॉ, दोनों को कोरिलेट करेंगे तब हमें ये निकल के आएगा। अभी तो डायरेक्ट ये वाला था, तो ये तो आपको समझ में आ गया मुझे लगता है, सही है। तो ये मेरा केस फर्स्ट था। इस फर्स्ट केस में मैंने क्या बोला, इन द फर्स्ट केस इफ वी कंसीडर both the components which are forming the binary solution, both the components are volatile, at that very condition if we want to find out the total pressure of the mixture, then we will have to sum up the partial pressure of each component, and how the partial pressure of each component can be calculated, that is given by this. Partial pressure of each component is directly proportional to the mole fraction, that is this, Pa equals to P naught A XA। कभी भी कोई फॉर्मूला बने तो एक और चीज याद रखो जो मैं करता हूं, ऐसा नहीं है कि मुझे सारे क्वेश्चंस आते हैं, मेरे भी क्वेश्चंस फंसते हैं, मुझे भी लगना पड़ता है ना। कई बार कई लोग क्वेश्चंस भेज देते हैं, मुझे हैंग हो जाता है दिमाग, तो मुझे लगता है और काम करना पड़ेगा, लगता है तो करता है आदमी। हार कभी नहीं माननी चाहिए, ठीक है। और वे ऑफ लर्निंग बहुत ही मैटर करता है, बार बार मैं बता रहा हूं आपको। आपको क्या करना है कि कोई भी फॉर्मूला निकल के आ रहा है ना, तो कोई भी फॉर्मूला अगर निकल के आ रहा है तो आप पहले उसको सोचो, तो फॉर्मूला क्या है, कितने वेरिएबल्स हैं, उस वेरिएबल्स को कहां से लिंकअप कर सकते हैं। वही क्वेश्चंस आईआईटी जेईई के बनते हैं, वही क्वेश्चन आईआईटी जेईई एडवांस के बनते हैं, क्योंकि लिंकअप वाले क्वेश्चंस होते हैं। नहीं समझ में नहीं मेरी बात, क्या कह रहा हूं मैं। लिंकअप वाले क्वेश्चंस कहने का मतलब मेरा एक फार्मूला निकल के आ गया है, मान लीजिए मेरा एक फार्मूला आ गया, हो सकता है क्वेश्चन में डायरेक्ट ना दिया हो, ये अब डायरेक्ट ना दिया हो तो छुपा करके दिया होगा। अब छुपा करके दिया है तो कितना छुपा करके दिया है, वही लेवल होता है क्वेश्चन का, फिर मजा आता है लगाने में। तो आप वर्क करो, कभी पीछे मत हटो। एक बार में चीजें नहीं आती हैं, बार बार आप करेंगे तो चीजें आएंगी। खैर चलिए, तो ये मेरा पहला केस था। इस केस में अभी मैं डिराइव करता हूं आपको, क्योंकि
बोर्ड भर रहा है, तो डिराइव करूंगा तो जब इसको हटाता तो फिर मैं वेपर प्रेशर आपको बताऊंगा कि कैसे डाल्टन्स लॉ और राउट्स लॉ हमारा क्या होगा, कोरिलेट होगा। इसके बाद मैं बात कर लेता हूं एक और केस की। ये तो पहला केस था मेरा। एक और केस आता है सेकंड केस। उसमें क्या मानते हैं हम, वन कंपोनेंट इज वोलेटाइल एंड अनदर कंपोनेंट इज नॉन वोलेटाइल। सही है, वन कंपोनेंट इज वोलेटाइल एंड अनदर इज नॉन वोलेटाइल। तो हम क्या करेंगे, मैं यहां दिखा देता हूं, मैं इसी चीज को ले लेता हूं। चलिए मैं यही बता देता हूं सबसे बढ़िया। एक कंपोनेंट मेरा वोलेटाइल है, एक कंपोनेंट मेरा नॉन वोलेटाइल है। इसका मतलब इसका वेपर प्रेशर नहीं बन रहा है, यानी कि आपको एज्यूम करना है कि ऊपर कुछ भी नहीं है। ठीक, दोनों को जब हमने मिला दिया, जब दोनों को मिला दिया तो सॉल्यूशन बन गया, और जब सॉल्यूशन बना तो एक कंपोनेंट वोलेटाइल था तो वेपर तो बनेगा ही बनेगा उसका। मान लीजिए अकेला था, इसका वेपर मैंने बोला 5 बन रहा है और इसका बी का वेपर तो बन ही नहीं रहा है सेकंड केस में, तब जब हम नॉन वोलेटाइल की बात कर रहे हैं तो जब बी का वेपर प्रेशर नहीं मिल रहा, दोनों को आपने मिला दिया, एट दैट वेरी कंडीशन देयर विल बी द आल्सो वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द कंपोनेंट ए एज ए इज द वोलेटाइल। बी एनर्जेटिक यार। देखो कभी भी आप कुछ भी स्टार्ट करो, मैं कहता हूं आप आधे घंटे पढ़ो, बट आधे घंटे फुल एंथुसियाज्म, फुल एनर्जेटिक होके पढ़ो आप, तब आपको दिमाग में घुसती है चीजें, फिर वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। आप पता चले वैसे ही थके पड़े हो, अब थके हुए हो उसी थकान में पढ़ रहे हो उसको, तब थकान और ये तो खुद ही एक थकान है, तो थकान प्लस थकान का स्क्वायर हो जाएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, है ना। तो आपको क्या करना है, एनर्जेटिक बनना है। जब भी पढ़ो आप ईयरफोन लगाओ, आप क्या करो कहीं से, वही मैं कह रहा हूं बार बार, पढ़ो कहीं से सेल्फ स्टडी सही से। तो क्या करो, आप कहीं से पढ़ो, आप ईयरफोन लगाइए, कॉपी लीजिए, देखिए क्या मिला आपको। और एक लेक्चर पढ़ लिया आपने, उसके बाद आप गो थ्रू द बुक्स। 50 एक ही चीज के 50 लेक्चर्स 50 जगह से देखने से बेटर ये है कि कोई एक को फॉलो करो और फॉलो करने के बाद बुक्स को फॉलो करो, क्योंकि उसी बुक्स को पढ़ के हम लोग भी जान रहे हैं। दुनिया में जो लोग जितने भी लोग पढ़ा रहे हैं सब लोग बुक को ही तो पढ़ के पढ़ा रहे हैं। ऐसा थोड़ी कि कहीं से कोई आया दूसरे जगह से उन्होंने ये लो बच्चा, ये ऐसा नहीं होता है ना, ठीक है ना। तो वर्क कीजिए आप। तो मैंने क्या बोला कि जब हमने इसको मिला दिया तो मैंने बोला कि इसका वेपर प्रेशर माना मैंने 5 था और बी का तो था ही नहीं। दोनों को जब मिलाया हमने तो वेपर प्रेशर बना, और एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स यही सोचेंगे कि जब 5 यहां था तो 5 भी यही होगा, क्योंकि बी आया, अब बी का कुछ है नहीं मतलब, तो इसका मतलब इसका जब 5 था तो इसका भी 5 ही होगा। लेकिन नहीं, जब बी आप मिलाइएगा ना, तो जब बी मिलाइएगा और ए जब आया, दोनों मिला तो पता चला कि जो इवापोरेट होने वाली सरफेस थी वो ए की वजह से ढक गई, और ए की वजह से जब ढक गया तो क्या हुआ, आपका वेपर प्रेशर पहले से ज्यादा हुआ या कम हुआ, खुद सोचिए आप, ज्यादा हुआ या कम हुआ। क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट पे आगे का कॉन्सेप्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज टोटली डिपेंड अपॉन दिस कॉन्सेप्ट, in which we consider one component that is the solute, that is the non-volatile, and another component that is the solvent, that is the volatile। और वहीं से 4 न्यूमेरिकल्स 4 फार्मूले निकल के बाहर आएंगे हमारे पास, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर RLVP, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये दूसरा केस है, तो दूसरे केस को हम डिटेल्स में बात करेंगे जब कॉलिगेटिव में जाएंगे तब, ठीक है। तो अब मैं पहले केस की बात कर रहा हूं। तो पहला केस मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा कि राउट्स लॉ क्या है, ठीक। अब मैं क्या करता हूं, इसको डिराइव करता हूं इसके फॉर्मूले को, और राउट्स लॉ और डाल्टन्स लॉ के बीच में रिलेशंस निकालता हूं, और उस रिलेशन से हमारा क्या निकल के आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इन द वेपर फेज भी निकल के आएगा, क्योंकि इससे पहले जो निकला था वो क्या था, लिक्विड फेज था, है ना। समझ में आ रही है ना। अभी तक क्या देखा हम लोगों ने, राउट्स लॉ का यूज करके किस तरीके से हम क्या निकाल पाएंगे, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। तो देखिए, अब मैं भी जस्ट मैंने बताया आपको कि राउट्स लॉ को हम क्या करेंगे, कोरिलेट करेंगे किसके साथ, डाल्टन्स लॉ के साथ, क्योंकि न्यूमेरिकल्स का तीसरा पोर्शन हमारा यही था। राउट्स लॉ पे जो तीसरा न्यूमेरिकल आता है वो पोर्शन यही था। क्या था पोर्शन हमारा, कि व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेज, या व्हाट इज द कंपोजिशन इन द वेपर फेज, कुछ भी पूछ सकता है आपसे। अब देखते हैं हम लोग थोड़ा सा, मैंने क्या किया, एक बीकर लिया। देखिए बाबू, बहुत चीजें आसान है अगर आप आसान समझते हो तो, और आसान समझने से नहीं होता, मतलब आसान बनाना पड़ता है। वर्क इज वर्शिप, पढ़ा होगा आपने,
हमेशा तो यही बोला जाता है। ठीक है, एक बीकर लिया मैंने, इसका वेपर भी बना मेरे पास। फिर से हम पुरानी वाली बात को दोहरा रहे हैं, वेपर भी बना हमारे पास। इस बीकर में ए और बी कंपोनेंट हैं। इसका टोटल प्रेशर जब हम लोगों ने निकाला तो अभी हमने क्या कहा, पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर क्या कहा, अगर कंपोनेंट ए का निकालना है तो पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या होगा, उसका टोटल प्रेशर और उसी का मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड। याद रखिए, लिक्विड के अंदर की बात है वो। लिक्विड के अंदर ये कितना मोल फ्रैक्शन है ए का, वो है। और पी नॉट पी बी अगर मैंने कहा तो पी नॉट बी एक्स बी का, ये कौन किसके द्वारा हुआ, राउट्स के द्वारा, राउट्स लॉ। जब हम वेपर फेज की बात कर रहे हैं ना, तो भाई यहां पे भी ए है और यहां पे भी क्या है, बी है। तो वेपर में भी ए बी है इन द सेम वे एज देयर इज द क्या, ए बी इन द लिक्विड फेज। बात अलग है कि दोनों की क्या है, अलग अलग कंसंट्रेशन होगा। सेम भी हो सकते हैं, सेम होगा तो क्या होगा, इसके बाद वाला टॉपिक वही होगा। तो खैर अभी तो हमारा ये है, तो अभी हमने ए किया तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर डीएलपीपी, उनके हिसाब से किसी भी गैस का अगर पार्शियल प्रेशर निकालना है, पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन, यही होता है, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। यानी कि पार्शियल प्रेशर अगर ए का निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालेंगे ऑफ ए इन गैस इनटू पी टोटल करेंगे। ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है वेपर फेज की। तो वेपर फेज में है तो मैंने मान लिया इसका मोल फ्रैक्शन वाई ए है, इसका मोल फ्रैक्शन मान लीजिए मैंने वाई बी माना। बार बार कह रहा हूं मैं, आप कुछ भी मान लो, फिर कोई ये मत कहना कि क्यों आपने ऐसा ही माना, क्योंकि बहुत विचित्र विचित्र क्वेश्चन आते हैं, सोचना पड़ जाता है खुद भी आदमी को। निकल के ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि मैं खुद ही सोचने लगता हूँ कि क्या मैं जो जान रहा हूँ सही है। और वो खासकर उन्हीं से आते हैं जो बहुत पढ़ लेते हैं, समझ रहे होंगे आप। बहुत ज़्यादा इसलिए कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज हार्मफुल। बहुत ज़्यादा मत पढ़िए भाई, आप थोड़ा ही पढ़िए और ठीक क्वेश्चंस लाइए। तो पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। मैं बोल रहा हूँ डाल्टन्स लॉ के लिए हमने क्या कहा कि ए का निकाला, तो ए का पार्शियल प्रेशर यहाँ पे डाल्टन्स लॉ के हिसाब से क्या हो जाएगा, पी ए इक्वल्स टू वाई ए इंटू एक्स मोल फ्रैक्शन इंटू पी टोटल होगा। उसी तरीके से पार्शियल प्रेशर ऑफ बी अगर मैं करूं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू पी टोटल, ये डाल्टन्स लॉ से हो जाएगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए ये भी है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए ये भी है, बोथ आर द सेम थिंग। बट ये पार्शियल प्रेशर किसके हिसाब से दिया गया है, मोल फ्रैक्शन के हिसाब से दिया गया है। किसमें, लिक्विड में। राउट्स ने क्या बोला, लिक्विड के अंदर जितना ज्यादा ए रहेगा उतना ज्यादा प्रेशर बनाएगा, ये बोला उन्होंने। तो जितना ज्यादा ए रहेगा इसका मतलब उतना ज्यादा इवोपरेट होगा, और जितना ज्यादा इवोपरेट होगा इसका मतलब उतना ज्यादा प्रेशर बनाएगा। सिंपल सी बात है। उसी चीज को ये भी तो बोल रहे हैं भाई, ये क्या बोल रहे हैं आपसे कि अगर पी ए मतलब उसका पार्शियल प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोल फ्रैक्शंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब डाल्टन्स क्या बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। उन्होंने क्या कहा कि ए जितना वेपर होगा उतना ज्यादा स्ट्राइक करेगा कंटेनर पे या सरफेस पे लिक्विड के, और जितना ज्यादा स्ट्राइक करेगा उसका प्रेशर उतना ज्यादा होगा। तो दोनों बात एक ही कह रहे हैं, ये भी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है, ये भी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है। फिर मन में बात आई क्या कि जब ये दोनों एक ही हैं तो अलग अलग फॉर्मूले क्यों हैं। अलग अलग फॉर्मूले इसलिए हैं क्योंकि बार बार मैं कह रहा हूं आप कंसंट्रेट करो, अपने आप को कंसंट्रेट करोगे तो खुद समझ में आ जाएगा आपको। भाई वेपर प्रेशर ये जो बन रहा है ना, मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेज, आपको नहीं लगता कि दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस। जितना ज्यादा लिक्विड में मोल फ्रैक्शन होगा उतना ही ज्यादा उसका वेपर में भी तो मोल फ्रैक्शन होगा भाई, क्योंकि जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा उड़ेगा। तो बोथ आर सेम।
तो जब दोनों सेम हो गए तो आप क्या कह सकते हैं, सो पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए इक्वल्स टू वाई ए पी टोटल, कह सकते हैं। तो आ रहा है समझ में? तो दोनों जब इक्वल हो जाएगा तो उस कंडीशन में हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं क्या कि अगर आपको वाई ए निकालना है तो पी नॉट ए एक्स ए बाई पी टोटल कर देना होगा। यही तो निकालना था, यानी कि दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इन द वेपर फेज। उस कंपोनेंट्स का वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन क्या होगा, या यूं कहा जाएगा व्हाट इज द कंपोजिशन इन द वेपर फेज। इसी तरीके से क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा हमारा वाई ए। सिमिलरली अगर हम वाई बी करना चाहते हैं और पी नॉट ए एक्स ए था तो इसको हम पी ए भी कह सकते हैं। यानी कि पार्शियल प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर विल गिव द वैल्यू ऑफ मोल फ्रैक्शन। किसका मोल फ्रैक्शन, जिसका पार्शियल प्रेशर लेंगे उसका मोल फ्रैक्शन। यहां पे बी लिख देंगे तो बी कंपोनेंट्स का हो जाएगा। आया क्या समझ में? तो ये मेरी बात हो गई किस चीज की, कि डाल्टन्स लॉ को हम किस तरीके से राउट्स लॉ के साथ मिलाते हैं और मिला के आपको एक इक्वेशंस निकालते हैं। उस इक्वेशन से हम क्या निकाल पाते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट्स इन द वेपर फेज निकाल पाते हैं। यही क्वेश्चन है। तो मैंने बोला आपसे कि 3 टाइप के न्यूमेरिकल्स बनते हैं यहां से। एक तो हमारा इस इक्वेशंस पे बन जाता है पी टोटल इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अब यही टोटल प्रेशर ये है, यानी कि आपको करना क्या है, इक्वेशन लगा के आपको उस जो भी न्यूमेरिकल दे रखा है उसका टोटल प्रेशर निकाल लो। जिसका मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज निकालना है तो टोटल प्रेशर से डिवाइड कर दो उसके पर्टिकुलर पार्शियल प्रेशर से, निकल जाएगा। आया नहीं आया समझ में? तो इस तरीके से हमारा क्या निकल जाता है, पार्शियल प्रेशर निकल जाता है। तो अगर मैं बात करूं इक्वेशंस को और मैं बढ़ाऊं तो क्या बोलेंगे हम, P टोटल इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी है। और आपको पता है एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1 होता है, सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन इज 1। दैट्स वाई वी कैन हेयर इंडिकेट P टोटल इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए की जगह आप भर सकते हो 1 माइनस एक्स बी कर सकते हैं आप, प्लस पी नॉट बी एक्स बी भी कर सकते हैं आप। उसी तरीके से आप कह सकते हैं P टोटल इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। इन दोनों में कॉमन ले लीजिए एक्स बी, कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, P टोटल इक्वल्स टू क्या होगा, एक्स बी कॉमन ले लिया और आपका क्या आया, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए बाहर ले लिया एक्स बी प्लस पी नॉट ए। ये निकल के आया। और ये जो निकल के आया ना ये स्ट्रेट लाइन, तो जब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे ना तो हमें एक स्ट्रेट लाइन निकल के आएगी। यानी कि राउट्स लॉ का जब हम ग्राफ बनाएंगे अभी तो बनाएंगे तो देखेंगे किस तरीके से स्ट्रेट लाइन आता है आपका। कुछ आ गया समझ में? तो डाल्टन्स लॉ समझ में आ गया मुझे लगता है आपको। डाल्टन्स लॉ का यूज करके हम क्या करेंगे, वेपर फेज में क्या कंपोजिशन आ रहा है कंपोनेंट्स का वो भी निकाल पाएंगे। न्यूमेरिकल वही थोड़ा सा समझना होता है आपको, मुझे ऐसा समझना होता था क्लास 12th में। जो मैं जो वही चीज बताता हूं आपको जो चीज मैंने फेस की कि कहाँ मुझे प्रॉब्लम आ रही थी, जहां प्रॉब्लम आ रही थी उसी चीज को मैं बार बार इंडिकेट करने की कोशिश करता हूं। ठीक है ना? बाकी तो चीजें आसान है, आप देख रहे हैं। वही मैं कह रहा हूं आपको कि आप वर्क करो। जब तक वर्क नहीं करेंगे आप रिजल्ट की अपेक्षा कैसे करेंगे? सो यू विल हैव टू वर्क मोर एंड मोर अगेन एंड अगेन। दैट्स द आल्सो इंपॉर्टेंट थिंग। मोर एंड मोर तो अच्छी चीज है, बट अगेन एंड अगेन मीन्स रिविजन करना भी उतना ही जरूरी है जितना जरूरी होता है कोई नई चीज जानना, कोई नई चीज पढ़ना। इसलिए आपको दोनों चीज का शेड्यूल बनाना होता है कि क्या रिवीजन का शेड्यूल होगा मेरा, कम टाइम रहे लेकिन रहे जरूर। अदरवाइज वो आप आगे बढ़ते जाते हैं, पीछे का भूलता जाता है। यही सबकी स्ट्रेटजी होती है। तो सही आप जब तक प्लानिंग नहीं करेंगे तो मैं बता रहा हूं आपको फिर उतनी ही मेहनत फिर सॉल्यूशन पढ़ने में होगी। आगे चलेंगे केमिकल काइनेटिक्स होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होगा और आगे चलेंगे ऑर्गेनिक आएगी, बहुत सारे चैप्टर्स आने वाले हैं। तो आप वो पढ़ेंगे तो फिर पता चलेगा पीछे का भूलेगा। तो पीछे का भूलेगा तो आखिर उसके लिए किया क्या आपने, उसके लिए वर्क करेंगे, उसके लिए एक प्लान बनाएंगे, एक सही तरीका बताएंगे, एक सही तरीके से अप्लाई करेंगे
तो आपको मुझे लगता है कि वो टिकाऊ होगा। और हमें 11th एंड 12th क्लास में तो खासकर यही करना चाहिए कि कैसे हम चीज़ों को लॉन्ग लास्टिंग बना सकें, क्योंकि सिलेबस बहुत लेंदी है, सारी चीज़ को एक साथ एकुमुलेट करना, एक साथ माइंड सेट में रखना थोड़ा टिपिकल होता है उसके लिए जो कम वर्क करता है। ठीक है ना? तो मुझे लगता है समझ में आ गया आपको, न्यूमेरिकल समझ में आ गए, यानी कि लिक्विड फेज में कैसे निकलेगा और वेपर फेज में कैसे निकलेगा कंपोजिशन, वो दोनों चीज मुझे समझ में आ गई। सही है ना? तो राउल्ट्स लॉ और डाल्टन्स लॉ आपको एग्जैक्टली क्या बताता है, वेपर प्रेशर आपको क्या बताता है, मुझे लगता है यहां तक आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि राउल्ट्स लॉ क्या है और डाल्टन्स लॉ क्या है, वेपर प्रेशर क्या होता है, किस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, राउल्ट्स लॉ कैसे लगाते हैं, राउल्ट्स लॉ से न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व होते हैं, राउल्ट्स लॉ में कितने टाइप्स के न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, क्या क्या पूछ सकता है, वो सारा चीज आपके सामने रखा हुआ है। सही है? तो जो चीज मैं बता रहा हूं उस चीज पे ध्यान रखिए, आप वर्क कीजिए, मेहनत कीजिए, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है, आपको वर्क करना पड़ता है, वर्क करिए, फिर उसके बाद आप देखिएगा कि बहुत आसान हो जाती है जिंदगी। मैंने भी बहुत वर्क किया अपनी लाइफ में, कर ही रहा हूं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहा हूं, करना ही है, करता ही जाता है आदमी, क्योंकि वो हमारे हाथ में है, बाकी कुछ हमारे हाथ में नहीं है। जहां तक मुझे लगता है हमारे हाथ में सिर्फ क्या है, अपना वर्क करना, सही बोलना, दूसरों की हेल्प करना, ये हमारे हाथ में। अदरवाइज सक्सेस, डिजास्टर, नेचुरली इतनी आप देख रहे हैं 2020 में कितना कुछ हो रहा है, तो ये हमारे हाथ में है नहीं, छोड़ दीजिए। अरे जो अपने हाथ में नहीं है उसको तो हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जो अपने हाथ में है, तो फिर जो अपने हाथ में नहीं है उसके विषय में हम क्यों सोचते हैं? मत सोचिए, आपके हाथ में क्या है, मम्मी पापा का, घर में सबका सम्मान करना, आपके हाथ में क्या है, मेहनत करना, आपके हाथ में क्या है, चीजें सीखना, वो करो, बाकी छोड़ दो नेचर पे। हम लोग सब लोग आए हैं, सब लोग पैदा हुए हैं धरती पे तो भगवान की वजह से, कहीं ना कहीं उन्होंने ही हमें यहाँ लाया है, तो वही कुछ उपाय निकालेंगे ही हर चीज का। तो छोड़िए उसको, आपके हाथ में जो है वो कीजिए। उस हाथ में सबसे ज्यादा प्रायर क्या है आपका? सबसे ज्यादा प्रायर है पढ़ाई, क्योंकि उसी से आगे बढ़ना है। ठीक है ना? तो होपफुली आपको सारा चीज समझ में आ रहा होगा, मजे कर रहे होंगे आप लोग। चलिए फिर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि राउल्ट्स लॉ का ग्राफ कैसे बनता है, और एक चीज और बताऊंगा कि अगर दोनों का कंपोजिशन सेम हो जाए तो क्या होगा। ठीक है? चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।